हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम यूनिट सेकंड पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और टॉपिक है आज का कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने यूनिट सेकंड किस टाइप से स्टार्ट की है अभी। तो जो आपका यूनिट थर्ड थी उसमें चैप्टर फोर्थ था। मैं लिख के बताती हूँ, समझाती हूँ आपको। यूनिट फर्स्ट हो गई हमारी कंप्लीट, जितनी भी थी वो मैंने कंप्लीट करा दिया आपको, क्लियर। यूनिट सेकंड में आपका है एक चैप्टर 4 और एक चैप्टर है 8। और यूनिट थर्ड में है, सॉरी ये यूनिट थर्ड का है और यूनिट सेकंड में है आपका चैप्टर 7+8। तो देखो यूनिट थर्ड का हमने ये चैप्टर 4 तो क्लियर कर लिया, लेकिन ये चैप्टर 8 कब क्लियर होगा? जब हम यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। तो मैं इस चैप्टर की सिर्फ 3 थ्योरम है, टेलर, मोरेरा, महत्तम, मापांक, सिर्फ 3 थ्योरम रह गई इस चैप्टर में। किसमें? 8 चैप्टर में, मतलब यूनिट थर्ड में 3 थ्योरम रह गई। वो मैं अभी नहीं करा सकती, क्यों? क्योंकि जो आपकी थ्योरम्स हैं वो आपको तब समझ आएगी जब आप ये यूनिट सेकंड कंप्लीट पढ़ोगे। तो यूनिट सेकंड में जब हम ये चैप्टर 7 के बाद 8 पढ़ेंगे, इस 8th चैप्टर में आपके क्या है, स्टार्टिंग से है। तो उसमें हमें ल्यूवले, कफ, मोरेरा, काफी सारे थ्योरम्स पढ़नी है। जब उसमें इतनी सारी थ्योरम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है। जब तक हमको आधार ही नहीं पता तो हम सीधा उनको नहीं कर पाएंगे और आप लोग क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाओगे और आप लोगों को समझ नहीं आएगी। लेकिन 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसलिए पहले हम यूनिट सेकंड पढ़ेंगे, फिर हम यूनिट थर्ड के ये 3 थ्योरम। आपकी जो कॉम्प्लेक्स बुक है इसमें कोई भी सीधा नहीं दिया हुआ, एक दूसरे की यूनिट कंबाइन की हुई है, तो हमें तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो आज है आपकी यूनिट सेकंड और चैप्टर का नाम है 7 मींस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एंड कॉसी-गूसा थ्योरम, सम्मिश्र समाकलन एवं कॉसी-गूसा प्रमेय। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सम्मिश्र समाकलन की। सम्मिश्र संख्या हम पढ़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, सम्मिश्र समाकलन क्या होता है और किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक समझाऊंगी इसको, फिर हम लिखेंगे। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका माइंड पे जोर लगाना और थोड़ी चीजों को याद करना। मान लीजिए ये हमारा एक वक्र है। कैसा वक्र है? संतत वक्र है। संतत का मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यू में चलता रहे, मतलब छोड़े ना। जैसे कि आपने सबसे पहले फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फिर फाइनल ईयर में आए। तो आपने क्या करा? कंटिन्यू किया, मतलब आपने गैप नहीं लिया किसी भी क्लास में। आप क्या कर रहे थे? कंटिन्यू चल रहे थे। तो आप जब कंटिन्यू चले तो मान लीजिए इस तरह से आपने चल रहे हो, और एक बच्चे ने क्या किया? गैप ले लिया। पहले फर्स्ट करी, सेकंड करी, थर्ड करी, फोर्थ छोड़ दी, फिर सीधा फिफ्थ में आ गया। तो वो क्या हो गया? यहाँ ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ कंटिन्यू, फिर यहाँ ड्रॉप, फिर यहाँ कंटिन्यू। मतलब हमें कौन सा वक्र काम में लेना है? जो कंटिन्यू में बने, मतलब जो संतत वक्र हो। और संतत वक्र कैसा होता है? जो बीच में से टूटा हुआ नहीं हो। इट मीन्स जैसे हमने फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक कंटिन्यू पढ़ाई करी है, कोई भी क्लास नहीं छोड़ी, तो वो हमारी क्या होती है? कंटिन्यूटी होती है। क्लियर? अब हम जानते हैं कि z बराबर क्या होता है? x प्लस आयोटा y। क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, ये इसका वास्तविक भाग है और y इसका काल्पनिक भाग है। तो हम क्या करेंगे? इसका t के सापेक्ष क्या करेंगे? माना कि ये t का कोई फलन है, तो मैंने क्या लिख दिया? जब t का फलन है तो z भी t का फंक्शन है,
और जो y है ये भी t का फंक्शन होगा। क्लियर? तो अब मैंने आपको बता दिया कि सम्मिश्र वक्र क्या होता है। अब हम इसके बारे में डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी स्टडी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? लिखो अब आगे। परिभाषा लिखेंगे चापकलनीय वक्र की। चापकलनीय वक्र, तो लिखो इसमें, माना कि L एक संतत, माना कि L एक, अब मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं संतत। संतत से मतलब समझ गए जो कंटिन्यू में है। संतत वक्र है जिसका समीकरण, z इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई टी ये है। और जो ये t है ये कहां से बिलोंग करता है, इसका मान, मतलब इस t को क्या किया जा सकता है, परिबद्ध किया जा सकता है। हमने पढ़ा था खुला अंतराल और बंद अंतराल। तो यहाँ क्या है, इक्वल टू, मतलब जो t का मान है वो क्या होता है, इन दोनों से बिलोंग करता है। और ये क्या है, एक क्लोज्ड है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल या फिर बंद वक्र है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, पहले एक संतत वक्र लिया और संतत वक्र, जब संतत वक्र लिया है हम बात कर रहे हैं सम्मिश्र विश्लेषण की। तो सम्मिश्र विश्लेषण में हम काम में लेते हैं z। हम जानते हैं जो सम्मिश्र संख्या होती है वो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y के बराबर होती है। हमें यहाँ जो x और y लिए हैं वो t के कोई फलन है। तो जो t है वो कहां से कहां तक परिबद्ध है वो हमने बता दिया। देखो आगे है, तथा यह भी माना कि, तथा यह भी माना कि अंतराल कौन सा अंतराल हो गया, अल्फा बीटा को n-1 बिंदुओं में, को n-1 बिंदुओं में T1 T2 T3 कहां तक करना है, n-1 तक, जो कि निम्न असमीका को संतुष्ट करता है, जो कि निम्न असमीका को संतुष्ट करता है, मीन्स अल्फा इक्वल टू T0 T1 T2 T3 Tn-1 इक्वल टू बीटा। मतलब जो ये t का मान है ये कहाँ किस में से लिया है, हमने अल्फा बीटा से लिया है। मतलब अल्फा और बीटा इनके मान में t इस तरह अस्तित्व में रखता है। तो आप लोग खुद बताओ, पहली क्लास छोटी होती है, दूसरी बड़ी, तीसरी बड़ी, चौथी बड़ी, तो जितनी भी क्लास आप आगे बढ़ते जाओगे वो क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। क्लियर? इतना लिखो पहले से।
मैंने क्या लिया है, एक संतत वक्र लिया। उस संतत वक्र को मैंने n-1 बिंदुओं में विभाजित किया और पहला बिंदु हमेशा दूसरे बिंदु से छोटा होता है। मतलब दूसरी क्लास हमेशा पहली क्लास क्या होगी, छोटी होगी, और दूसरी क्लास क्या होगी, हमेशा बड़ी होती है। इसमें आगे लिख दिया हुआ, देखो अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ लोगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमने क्या किया, इसको विभाजित किया। किसमें विभाजित हो गया, ये उप अंतरालों में। एक अंतराल तो क्या है, अल्फा बीटा। अब ये किसमें हो गया विभाजित, देखो अब हमने लिखा है अल्फा बीटा के द्वारा n उप अंतरालों और उप अंतराल क्या है, टी के माइनस 1 कॉमा टी के, और जो के का मान है वो 1 से लेके n में विभाजित कर दिया। क्या किया, जो हमारे पास अंतराल था उसे हमने उप अंतरालों में विभाजित कर दिया। तो हमारे पास एक समुच्चय बनेगा, समुच्चय इक्वल टू P इक्वल टू T0, T1 और Tn। समीकरण नंबर 1 को अंतराल अल्फा बीटा का विभाजन कहते हैं, तथा उप अंतरालों की महत्तम लंबाई को विभाजन का मानक कहते हैं, और विभाजन के मानक को प्रदर्शित करते हैं हम, विभाजन का मानक, इसको हम प्रदर्शित करेंगे। जो P है ना, इसके इक्वल में क्या लगा दोगे, डबल लाइन। ठीक है, तो लिखो पहले यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या किया है हमने, जो हमारे पास एक वक्र था, ठीक है, उसमें हमने एक अंतराल लिया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के अंदर टी है, टी की हमने वैल्यूज लिख दी। उसको हमने क्या किया, जो टी की वैल्यूज है, मतलब देखो मैं समझाती हूँ। ये हमारे पास एक वक्र है, ये बिंदु है T1 और ये बिंदु है T2। क्या हो गया, विभाजन हो गया। और इसको क्या किया मैंने, और विभाजित किया, इसके अंदर विभाजित किया। जैसे कि एक को नाम दे दिया Tk-1 और एक को नाम दे दिया मैंने Tk। मतलब जो मैंने विभाजन किए हैं पहले, उनको भी मैंने क्या किया, और विभाजित कर दिया उनके। और जब दोबारा विभाजित करते हैं तो उसे बोलते हैं हम उप अंतराल। तो उप अंतराल लिए मैंने और T की वैल्यू 1 से लेके n में मैंने विभाजित किया। तो जो हमारा समुच्चय है, समुच्चय किसका बनेगा, जो चाप कलनीय पर ये बिंदु होंगे। तो बिंदु कितने हैं हमारे, n तक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास समुच्चय को अल्फा बीटा का क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं। तथा उप अंतराल कौन सा है, Tk-1 Tk की महत्तम लंबाई। मतलब ये जो दो बिंदु है ना, Tk-1 और Tk, इसकी जो अधिकतम लंबाई है इसे कहते हैं विभाजन का मानक। और इसे प्रदर्शित करते हैं P के तरफ, दोनों तरफ क्या लगा दी हमने, डबल लाइन। नोट करो, फिर आगे बात करेंगे। अब तक आपकी चापकलीय वक्र की परिभाषा नहीं है, ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि चापकलीय वक्र को किस तरह तो अंतराल में विभाजित किया और किस तरह हमने उसको उप अंतराल में विभाजित किया।
देखो लिखेंगे आगे, और जो P है वो क्या है, जो ये हमने मॉड्यूलस P लिखा है ये क्या है, उसके उप अंतरालों की महत्तम लंबाई है। क्या है ये, उप अंतरालों की महत्तम लंबाई। और जो इसका महत्तम मतलब मैक्सिमम लगा दिया, और जो आगे वाला पॉइंट है उसमें से हम पीछे वाले पॉइंट को घटाएंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, मॉड P का मान आएगा, और K इक्वल टू 1 to n। देखो दोबारा समझो, P क्या होता है, ये जो हमने P लिखा है जिसके हमने दोनों तरफ 2 लाइंस लगाई है, ये क्या है, ये विभाजन का मानक है। और विभाजन का मानक की परिभाषा क्या होती है, जो उसको हमने उप अंतरालों में विभाजित किया है उसकी जो अधिकतम लंबाई है, मतलब एक पॉइंट T1 ये है और T2 ये है, इसको क्या किया, ये तो हो गए अंतराल, और इसको हमने उप अंतराल मतलब इसको और पॉइंट्स में हमने डिवाइड किया। तो इसकी जो लंबाई है ये वाली, इसको हम कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले पॉइंट में से नीचे वाले पॉइंट को माइनस कर देंगे, और जो P का मान है वो 1 से लेके क्या कहां तक होगा, n तक हो जाता है। इतना समझ आया। अब आगे लिखेंगे हम, माना कि T के मानों, माना कि T के मानों T0, T1, Tn के संगत वक्र पर, के संगत वक्र पर बिंदु क्रमशः Z0, Z1, Zn है। अब हमने क्या किया कि जो हमारा वक्र है और उस वक्र पे क्या है, T के मान है, उन T के मानों पर हमने क्या लिया है, एक बिंदु ली, और उन बिंदुओं को नाम क्या दे दिया हमने, Z0, Z1, Z2। एक ग्राफ तो बन गया हमारा ये। अब जब दूसरा ग्राफ बनेगा तो हम जो T के मान है हमारे, इनको हम किस में चेंज कर देंगे, Z में चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने वहां पर लिख दिया है। क्लियर, क्या किया हमने, जो ये T के मान है इनके संगत वक्र पर, मतलब इसका कौन सा वक्र है, एक संगत वक्र है, उस पर हमने बिंदु लिए हैं Z0, Z1, Z2, Zn। अब हम चित्र बनाएंगे। अब देखो ये कैसा वक्र है, एक संगत वक्र है, इसे मैंने नाम दिया है L वक्र। ये वक्र कौन सा है, L वक्र है, मतलब संगत, कहीं से टूटा नहीं हुआ। तो देखो इस पर अब देखो हमने क्या किया, उस पर बिंदु ले लिए, कौन कौन से, Z0 से Zn तक, क्या ले लिए, बिंदु ले लिए। अब बिंदुओं के बाद मैंने 2 पॉइंट्स को सीधी रेखा से मिलाया। क्या करना है, इस वक्र पर 2 बिंदुओं को क्या करना, सीधी रेखा से मिलाया। जैसे ये हमारा वक्र है, इस पर जो ये T1 है इसको हमने किससे मिलाया, इस T2 से, किससे, सीधी रेखा से। और Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Zn, फिर क्या किया, इसको उपअंतरालों में विभाजित किया। उपअंतराल यहाँ तो लिए हमने K में, यहाँ ले लिया मैंने R-1 और R में। क्यों, क्योंकि मुझे संगत वक्र चाहिए, सेम वही पॉइंट्स हम यहाँ नहीं ले सकते। तो एक ग्राफ तो हमारा बनेगा T में और एक ग्राफ बनेगा हमारा Z में।
तो हमें टी वाला ग्राफ नहीं दिखाना, हमें जेड वाला ग्राफ दिखाना है, ठीक है। अब ये क्या हो गए, इनको सरल रेखा से मिलाया, सरल रेखा से मिलाया तो इस प्रकार हमें एक क्या मिल जाएगा, बहुभुज की आकृति मिलती है, जिसकी लंबाई क्या होगी, जो ऊपर वाला पॉइंट है उसमें से नीचे वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी लंबाई आ जाएगी। लंबाई कैसे लेनी है हमें, उसकी महत्तम मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं, सुप्रीमम भी लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना उसमें लिया था। तो इस वक्र को क्या कहेंगे हम, चापकलनीय वक्र कहते हैं। तो इसको नोट करो, फिर हम आगे लिखेंगे। और देखो अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसको जेड के ले लो, इसको जेड के माइनस ले लो, जो यहाँ पे लिया है ना यही। तो हमने क्या किया, पॉइंट्स के नाम तो चेंज कर दिए और के हमने वही रखा, 1 2 3 4 वही रहा। तो यहाँ से हमें समझने में आसानी हो जाएगी। लिखो देखो आगे लिखो, अब बिंदुओं Z0 Z1 Z2 Zn, Z1 Z2 Zn को अगले बिंदु से सरल रेखा द्वारा मिलाया। इस प्रकार हमें एक बहुभुज प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें एक बहुभुज प्राप्त होगा अतः इसकी लंबाई और लंबाई किससे निकालते हैं, विभाजन के मानक से, जो क्या होता है आगे वाले पॉइंट में से पीछे वाले पॉइंट को माइनस कर दो। इट मीन्स जो k है वो 1 से n तक है और zk माइनस 1। मॉड्यूलस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है। समीकरण नंबर 2, यदि सुप्रीमम p k इक्वल टू 1 to n zk माइनस 1, इसका मान लो हमें n प्राप्त हुआ जो क्या है इंफिनिटी से छोटा है। क्या हुआ, इसमें हमें एक n मान प्राप्त हुआ जो क्या है इंफिनिटी से छोटा है।
लिखो यहाँ तक, फिर आगे करेंगे इसे। तो इसी वक्र को हम क्या कहते हैं? चापकलनीय वक्र कहते हैं। लिखेंगे आगे, इस एल वक्र को चापकलनीय वक्र कहते हैं। चापकलनीय वक्र कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी चापकलनीय वक्र की परिभाषा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अचापकलनीय वक्र की परिभाषा क्या होगी। तो क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ तो जो हमने लंबाई निकाली है वो अनंत से छोटी है, लेकिन जब हम सभी बिंदुओं का योग करेंगे और उसका मान कितना आए हमारे पास? अनंत आए। जब उसका मान हमारे पास अनंत आएगा तो वो क्या हो जाएगा? अचापकलनीय वक्र। और जब अनंत तक हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो वक्र है वो बीच में से टूट जाएगा, और बीच में से टूटेगा वो संतत नहीं रहेगा, और संतत नहीं रहेगा तो इस प्रकार जो हमें वक्र प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? अचापकलनीय। तो पहले यहाँ तक लिखो।